हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म आ गया है, तो आप सभी अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे और तैयारी में आप एकदम 100% लग जाइए, क्योंकि आपके पास केवल 40 टू 50 डेज बचे हैं और इसी में ही आपको तैयारी करना है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको 100 मार्क्स का तैयारी करना है। और यह तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? यह तैयारी आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। आज से ही आपके लिए हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस पढ़ लिए, ऐसे नहीं, सभी सब्जेक्ट का हम कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या हो, तैयारी हमारा अधिक से अधिक बेहतर हो सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1913। तो 1913 में आपका रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देश के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद याद रखेंगे कि गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 3-4 प्रश्न मिल गए। तो इस तरह आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार ये आपका भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी गणित है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार आपका रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे, गणित के विषय में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष। तो भारत रत्न इसका डिजाइन आपका पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। और ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में आपके बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं राजेंद्र आर्लेकर। कौन? राजेंद्र आर्लेकर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पहले थे फागू चौहान। तो आप याद कर लेंगे कि अब नए राज्यपाल चुने गए हैं राजेंद्र आर्लेकर। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना है, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार बिहार में आपका राज्यसभा का 16 सीट है। कितना है? राज्यसभा का 16 सीट है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बिहार में 40 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आपका 243 सीटें हैं। और उसके बाद विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में आपका बिहार में 75 सीटें हैं। तो आप याद रखेंगे इन सभी को कि राज्यसभा की सीटें बिहार में 16 है, लोकसभा की 40 है, विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में एक हाफ आपका होता है 20 मिनट का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 20-20 मिनट का आपका दो हाफ होता है। इस तरह 40 मिनट का कबड्डी आपका खेल होता है। और कबड्डी में आपका एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी इसमें से कौन सा है? आम है, पपीता है, आंवला है या बेर है? तो इसमें से आपका स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोग आपका है आंवला। क्या है? आंवला है। क्योंकि आपका आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और हम जानते हैं कि स्कर्वी जो आपका रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी को पूरा करने के लिए हम आंवला का यूज करते हैं। तो आपका जो स्कर्वी रोग है, इसका जो इलाज होता है, इसमें उपयोगी क्या होगा? तो आंवला होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए, इसकी कमी अगर हमारे अंदर हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए, इसकी कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? रक्तौंधी होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तौंधी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक, जो चेचक बीमारी होता है, इसके लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री ये कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और उप मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी यादव हैं। इन्हें याद रखेंगे। और अभी हमने बताया है कि बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये आपका वृष्टि है। क्या है? वृष्टि है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल इसमें से कौन सा नहीं है? तो गन्ना, ये आपका नकदी फसल होता है। इसको हम खाद्य के रूप में यूज नहीं करते हैं। नकदी फसल क्या होता है? जिसको हम डायरेक्ट सेल करके पैसा उससे प्राप्त करते हैं। कपास भी आपका नकदी फसल होता है, जूट भी आपका नकदी फसल है। लेकिन गेहूं आपका नकदी फसल इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इसमें से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो ध्यान देंगे, इसमें ऑप्शन ए है गेहूं। गेहूं क्या है? गेहूं आपका रबी फसल है। रबी फसल किसे कहते हैं? तो रबी फसल, जो फसल आपका सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं, सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रबी फसल। और एक आपका होता है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल ये आपका गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। तो याद रखेंगे, रबी फसल कहेगा तो आप देखेंगे कौन कौन सा ऐसा फसल है जो आपका ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। तो गेहूं, गेहूं क्या है? जैसे अभी गेहूं का फसल लगा हुआ है, तो गेहूं ठंडी में हम लगाते हैं नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल तक जाकर तैयार होता है, तो ठंडी में होता है। तो गेहूं क्या है? गेहूं आपका रबी फसल है। ऑप्शन बी में है जौ। तो जौ क्या है? जौ भी आपका रबी फसल है, क्योंकि गेहूं के साथ साथ हम जौ भी लगाते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है रेपसीड। रेपसीड भी आपका क्या है? यह भी रबी फसल है। लेकिन जूट क्या है? जूट आपका खरीफ फसल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जूट आपका रबी फसल नहीं है, यह आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो अभी वर्तमान में आपका भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और गेहूं के उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पे है। तो चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल ये कौन सी है? तो खाद्य फसल, तो भारत में खाद्य फसल का क्या अर्थ होता है? खाद्य फसल का मीनिंग होता है कि जो सबसे ज़्यादा खाद्य के रूप में खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल आपका चावल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ ये कौन सा है? तो ये आपका डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माता पिता के आपके जो गुण होते हैं उनकी संतानों में ये आपके गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और बात की जाए कि गुणसूत्र इनकी संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र ये आपका 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और ऐसे नंबर में भी दिया जा सकता है तो 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण से माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो यह आपका आनुवांशिक विभिन्नता के कारण होता है और वातावरण की भी विभिन्नता के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, इन दोनों के कारण एक माता पिता की सभी संतानें आपका एक समान नहीं होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो एक पुरुष को पुरुष कब कहा जाएगा? जब उसके पास क्या हो, पुरुष वाला गुणसूत्र होना चाहिए, तभी तो हम पुरुष कहेंगे। तो पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है? ये आपका एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। और बात करें महिला की, तो महिला का आपका गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है। हमने आपको बताया है कि महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में आपका एक्स वाई गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो जो नवजात शिशु होता है इसके लिंग का निर्धारण आपका पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा होता है उसके गुणसूत्र का निर्धारण आपका पिता के गुणसूत्र द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।